आप सभी को आपके नामों के साथ जुड़ना है, क्योंकि आप लोगों का अटेंडेंस देना पड़ता है। ध्यान देके सुनिए, बार बार हम आपको सचेत करवाते हैं, है ना। कल वैष्णवी आप नहीं थी, वाई व्हाट इज द हाँ, रीजन? मैं कहाँ चले गए थे आप? कल 4 बजे लेक्चर है, मुझे लगा 5 ही बजे। अच्छा, तो ग्रुप पर एक्टिव नहीं रहते आप लोग, है ना। हर्षिता कहाँ चली गई आज? आवाज सुनना चाहते हैं, आ जाओ ऊपर। आती होगी मैम वो। आ गई है, जुड़ गई है हर्षिता। हाँ, आ गई। हर्षिता वर्मा जुड़ गई है, लेकिन वो किसी काम में व्यस्त होगी, जिसका उन्होंने मोबाइल को ऑन कर दिया है और साइड पर रख दिया है। वैसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, है ना। हाँ। हाँ, चलिए। दोस्तों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य, व्यवसाय और हिंदी। सबसे पहले इस पॉइंट को हल करते हैं। वाणिज्य व्यापार से तात्पर्य, स्क्रीन शेयर हो गई है बिटिया आपको? जी मैम। ओके। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी की वित्त एवं वाणिज्य प्रयुक्ति का ये जो क्षेत्र है, यह अत्यंत विशाल है। और इस प्रयुक्ति को यदि हम संज्ञा दी, तो वह संज्ञा किस रूप में आत्मसात की जाएगी? तो पहली है व्यापारिक भाषा, दूसरी है वाणिज्य भाषा, और तीसरी है व्यावसायिक भाषा। माने व्यावसायिक भाषा, व्यापारिक भाषा और वाणिज्य भाषा। इस भाषाओं के माध्यम से जब हम देखते हैं कि वाणिज्य व्यापार के साथ डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, इन सभी व्यावसायिक को हम अपने अंतर्गत होने का भ्रम पैदा कर लेते हैं। माने अपन व्यवसाय की यदि बात करते हैं, तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इसमें यह जो है, यह इनमें ऐसा हो जाता है कि केवल अपना व्यवसाय है, और उन्हीं को इसके साथ एक भ्रम पैदा होने के लिए वह कारणीभूत हो जाता है। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और वकीली व्यवसाय में यदि हम लोग क्रमशः देखें, तो वैज्ञानिक और तकनीकी या विधि भाषाओं की प्रयुक्ति की जाती है। यह व्यवसाय से तात्पर्य केवल व्यापार से ही है, विभिन्न पेशाओं से नहीं है। जैसे हमने अभी अभी आपको कहा कि डॉक्टर है, इंजीनियर है या वकील है, इस प्रकार से। आरंभ में, माने जब मनुष्य ने अपना खुद का विकास किया, नागरिक सभ्यता का जैसे विकास हुआ, उस संदर्भ में यदि अपन देखें, तो मनुष्य के विकास के साथ साथ वाणिज्य का भी और व्यापार का भी एक उच्चतम रीति से उसमें एक गतिविधि को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। वो कैसे? तो जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, मतलब आरंभ में वाणिज्य से तात्पर्य केवल व्यापार की उन गतिविधियों तक सीमित था, लेकिन अब औद्योगिक क्रांति हो गई, और आज के ग्लोबलाइजेशन, आज के वैश्वीकरण तथा मुक्त बाजार के परिप्रेक्ष्य में आज भी हम देखते हैं कि वाणिज्य की जो परिधि है वो अत्यधिक विस्तृत होती गई है। माल देखो या वस्तु का प्रचलन, उत्पादन प्रक्रिया देखिए, तो वस्तु या माल की उत्पादन प्रक्रिया से लेकर उससे उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की संपूर्ण जो गतिविधि होती है, वह वाणिज्य में आ जाती है। फिर से एक बार हम इस वाक्य को दोहराते हैं दोस्तों। माल या वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की संपूर्ण गतिविधियां वाणिज्य में आ जाती हैं। इस वाक्य को हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप में से कोई समझाएगा हमें? फिर से एक बार आपके सामने वो वाक्य रखें। फिर से रखना है या आप लोगों में से कोई बताएगा? माल, सुनिएगा ध्यान से, माल या वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया माने वस्तु को उत्पादित करना, ओके, वहां से लेकर उत्पादन प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की संपूर्ण गतिविधियां वाणिज्य में आती है। इस वाक्य का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप एक आध एग्जाम्पल देकर बता सकते हो आप में से कोई? मैम,
कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने तक में जो भी एक्टिविटीज आती है उसको वाणिज्य मतलब कॉमर्स में माना जाता है। वेरी गुड। कौन है ऐसा, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? अ, कोई भी चीज अनाज हो गया या यस, घर की कोई चीजें हो गई, मशीन्स वेरी वगैरह। गुड, वेरी गुड। देखिए, सुंदर रीति से बताने का प्रयास हर्षिता आपने किया। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि माल या वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया, यानी अपन अनाज को यदि लेते हैं तो जुड़ जाता है किसान, है ना। और तकनीकी व्यवसाय से लेकर यदि अपन लेते हैं कि जूते बनाना, तो जुड़ जाता है चमार। मिट्टी के बर्तन तैयार करना, उसकी उत्पादन प्रक्रिया चल रही है ना, मतलब उसका उत्पादन अभी चल रहा है, रॉ मटेरियल से लेकर पूरी पूरी प्रविधि है ना। मतलब वो मिट्टी कहाँ से लेकर आएगा, मिट्टी को कैसे वह पानी के जल के साथ उसे बहुत अच्छे से रोएगा, उसके बाद में उसका मटेरियल तैयार होगा। ओके। किसान की भी बात लेते हैं तो वह अपनी बुआई से लेकर पूरी चीजें, मतलब वो किस प्रकार से अपनी उत्पादन प्रक्रिया को तैयार करेगा। ठीक है। तो यह जो हमारी माल या वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया तैयार हो गई, और जब तैयार हो जाती है तब हम उसे कहाँ ले जाते हैं? उपभोक्ता तक, माने अपन बाजार तक, मार्केट तक ले जाते हैं। जब तक मतलब वो उत्पादन प्रक्रिया तैयार होने से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की यह जो गतिविधि है, ये सारी कहाँ पर आती है? तो अपनी वाणिज्य में आती है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? यस मैम। गुड। आपकी आज्ञा है बेटा, आगे बढ़े हम। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, पूछिएगा। व्यावसायिक, व्यापारिक और वाणिज्य में डिफरेंस क्या है? व्यावसायिक, व्यापारिक और वाणिज्य। वाणिज्य में अभी अभी आपको बताया है ना। वाणिज्य से तात्पर्य हमने अभी आपको बताया कि माल या वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक जब कोई चीज संपूर्ण गतिविधि तक पहुंचा दी जाती है तो वो वाणिज्य कहलाती है। व्यावसायिक से तात्पर्य हमने अभी अभी आपको बताया कि व्यवसाय होते हैं, चूंकि वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, ठीक है, यह उन व्यावसायिकता में व्यावसायिक भाषा के तौर पर अपनाए जाते हैं। और व्यापारिक तौर पर जो फुटकल रूप से माने जाते हैं या थोक व्यापार जिसके माध्यम से किया जाता है, अर्थात जो अनाज का लेन देन का व्यापार होता है या फ्रूट्स का लेन देन का व्यापार होता है, कपड़ों का लेन देन का व्यापार होता है, कपास का लेन देन का व्यापार होता है, वो व्यापारिक तौर पर लिया जाता है। यह अंतर है बिटिया, व्यावसायिक में, व्यापारिक में और वाणिज्य में। जी धन्यवाद मैम। यस बेटा। जी मैम समझ गया। ओके, गुड गुड। और कोई सवाल? नहीं मैम। आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है। जी मैम। गुड गुड। अब हम लोग देखते हैं कि वाणिज्य को हम दो रूपों में बांटते हैं। जैसे कि वाणिज्य को पहले रूप में जैसे व्यापार हम लोग कहते हैं, तो व्यापार का मूल कार्य होता है, व्यापार का मूल कार्य होता है खरीदना और बेचना। देखिए, अब व्यापार किसे कहेंगे? एक तो डायरेक्टली यदि अपन बात करते हैं तो रॉ मटेरियल तैयार करने वाला या अपने पास जिन सामानों को रखता है किसान, किसान की यदि अपन बात लेते हैं तो उसके पास ढेर सारा अनाज होता है। लेकिन गाँव गाँव में यदि हम लोग देखते हैं तो आज भी कई गाँवों में डायरेक्टली हमारा जो किसान है वह किसी को बेचता नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ता है? एक व्यापार करना पड़ता है। बीच में एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है पता होगा आपको? ब्रोकर, दलाल। यस, दलाल। वही चीज वो व्यक्ति क्या करता है? वो किसान से बहुत कम पैसों में खरीदता है, किसान से बहुत कम पैसों में खरीदता है। और मार्केट में जब हम ही लोग लेने के लिए सामान्य जनता वहां पर जाती है, तब वही व्यक्ति हम लोगों को बड़े रूप में व्यापक दर से उसका स्वीकार करता है और हम लोग भी चुपचाप उससे ले लेते हैं। मतलब देखिएगा कि व्यापार करते समय किसानों को किस रूप में रोंदा जाता है।
यहाँ पर व्यापार को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक वाणिज्य को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक है व्यापार और दूसरा है उसका साधन। तो व्यापार को यदि हम लोग देखते हैं, खरीदना है और खरीद कर उसे बेचना है, तो खरीदने और बेचने की यह जो स्थिति है उसे भी दो रूपों में बांटा जाता है। अब कैसे दो रूपों में उसे बांटा जाएगा? तो जैसे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय है, तो अंतरदेशीय व्यापार के रूप में हम लोग देखते हैं कि अंतरदेशीय ने थोक रूप में होता है या फुटकर रूप में होता है ना? तो थोक रूप में कैसा और फुटकर रूप में कैसा? क्या आप में से कोई बताएगा कि थोक व्यापार कैसे होता है और फुटकर व्यापार कैसा होता है? कोई भी? मैम मंच की होलसेल और स्वतंत्रता है। रिटेल, हाँ हर्षिता बोली बेटा। होलसेल और रिटेल कुछ लोग मैन्युफैक्चर से क्वांटिटी में उठाते हैं, मतलब होलसेल के भाव में, और उसको होलसेल के भाव में रिटेलर्स को बेचते हैं, और रिटेलर्स हमको एमआरपी पे डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं। ओके। और फुटकर? फुटकर मतलब बहुत छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं वो। वेरी गुड। देखिए, बहुत अच्छे से बता दिया आपने कि थोक और फुटकर का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये जो शब्द है, जैसे आपने अंग्रेजी में जिसका इस्तेमाल कर लिया, तो उसे हिंदी में हमें आपको समझाना है, और इसलिए संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी यह जो पर्चा है इसी कारण आप लोगों को दिया गया है। कि थोक का मतलब क्या होता है, माने बड़े व्यापक रूप में, है ना, विस्तृत रूप का वह व्यापार होगा अंतर्देशीय स्तर का, जिसे थोक के रूप में कहा जाए। और फुटकर माने छोटे छोटे, है ना, किसी छोटे छोटे दुकानों पर वह जाकर वह बेच देता है, दैट्स कॉल्ड फुटकर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की यदि बात करते हैं, तो पहला पॉइंट उसमें जोड़ता है निर्यात और आयात। तो हमें ये शब्द थोड़े माइंड से हिचकिचा रहे हैं कि ये निर्यात और आयात, इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या होता है इसका मतलब, कौन समझाएगा हमें? बेचना और खरीदना। यस। निर्यात का मतलब क्या होता है और आयात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब अपने देश से क्या बाहर के देश में भेजना कोई सामान, बेचना। वेरी और गुड। आयात मतलब खरीदना। ओके, मतलब आप लोग समझ गए कि जब हम अपने देश से कोई चीज बाहर बेच देते हैं, है ना, तो वह क्या कहलाता है? यहाँ पर ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, उसे इन दो साधनों के माध्यम से माना जाता है। एक तो निर्यात करना और आयात करना। हमारे देश से भी कई चीजें निर्यात की जाती है आज भी, और आज भी कई चीजों को हम आयात भी कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई चीजें हमारे देश में उत्पादित होती है और कई चीजें हमारे देश से बाहर चली जाती है, वहां से हम लोग लेकर आते हैं। मतलब देखिएगा कि जब हम व्यापार को देखते हैं, तो यह व्यापार के हिस्से में आ जाते हैं कि व्यापार को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक खरीदना और बेचना। तो खरीदने बेचने की जो स्थिति है हमारे व्यापार की, तो व्यापार को हमने बांट दिया अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अंतरदेशीय में हमने देखा थोक व्यापार क्या होता है और फुटकर व्यापार क्या होता है। ठीक वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने निर्यात क्या होता है और आयात क्या होता है उसे देखा। आपको सवाल देखिएगा बेटा, आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से ही एग्जाम देनी होगी। आपकी एग्जाम कैसे होगी यह हम आपको बताते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर को देखा ही होगा कि गूगल फॉर्म होते हैं, उस पर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक यही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। सवाल पूछा जाएगा कि व्यापार को किन दो हिस्सों में बांटा जाता है, व्यापार को किन दो हिस्सों में बांटा जाता है। फिर वहां पर अंतरदेशीय होगा या अंतरराष्ट्रीय होगा, और उसके साथ साथ दो और पर्याय जुड़ जाएंगे। सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अंतरदेशीय व्यापार को किन दो विभागों में बांटा जाता है? थोक होगा, फुटकर होगा, व्यापक होगा या सीमित होगा। इस रूप से कई प्रकार होंगे। वहां पर आपको ऑप्शंस दे जैसे पूछे जाते हैं, ऑप्शंस के अनुसार आप लोगों को ध्यान देके उसे पढ़ना होगा
और ध्यान देकर चित्त लगाकर आपको उन सब का अध्ययन करना होगा। क्लियर हो गया? आप व्यापार से संबंधित खरीदना बेचना, अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय, और अंतर्देशीय व्यापार में थोक व्यापार क्या होता है, फुटकर व्यापार क्या होता है, निर्यात क्या होता है और आयात क्या होता है। यहाँ तक यदि क्लियर हो गया हो तो हम अब वाणिज्य का जो दूसरा है जिसे अपन साधन कहते हैं उसे हम लोग देखते हैं। जी क्लियर हुआ? मैम। क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? हाँ मैम। यस मैम। आगे बढ़ना है बेटा, आपकी आज्ञा है। यस मैम। ओके, अब देखिए, जब हम व्यापार की बात कर रहे हैं, जब हम अंतरराष्ट्रीय तौर पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जुड़ जाती है यातायात से। तो यातायात ये जो शब्द है थोड़ा हिचकिचाहट पैदा कर रहा है माइंड में। क्या है यातायात का मतलब, कौन बताएगा मुझे? ट्रांसपोर्टेशन मैम। यस, ट्रांसपोर्टेशन। कैसे बताइए, कैसा यातायात होगा फिर? ट्रक्स, ट्रक्स, प्लेन्स, जहाज, जहाजों। कल हमने बताया था आपको, याद कीजिए। देखिए, हम लोग यदि हमारे प्राचीन युग तक चले जाते हैं तो प्राचीन युग में ये सारी यातायात की जो सुविधाएं थी वो नहीं थी, है ना। वो तो पगडंडियों से अपना कार्य करते थे। आपको पता होगा कि लेटर भी वहां पर नहीं थे, है ना। यहाँ पर विज्ञापन की अपन बात कर रहे हैं, सरकारी या अर्ध सरकारी पत्राचार की अपन बात कर रहे हैं, उनकी तंत्र प्रणाली की बात कर रहे हैं, बैंक की बात कर रहे हैं, बीमा की बात कर रहे हैं ना। ये सारे ही साधन वहां पर मौजूद नहीं थे उस समय में। उनके पास कुछ भी ऐसे समाचार पत्रों का विज्ञापन भी नहीं था। तो यहाँ से एक देश से दूसरे देश तक या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक पहुंचाने के लिए उनको यातायात का साधन कौन सा अपनाना पड़ता था? कौन सा अपनाते थे? यदि हमें लेटर को पहुंचना है, हमें यदि पत्राचार करना है, तो कैसा पत्राचार हुआ करता था? कबूतर के द्वारा। यस यस, पंछियों के द्वारा। कोई मयूर को ले लेता था, मोर को ले लेता था, या कोई कबूतर को ले लेता था। इस प्रकार से जब हम कबूतरों की सहायता से अपना पत्राचार करते थे, तो उस जमाने को देखने के बाद धीरे धीरे जैसे मनुष्य ने अपना नागरिक सभ्यता का विकास किया, वैसे वैसे यातायात के कई साधन हमारे बीच में आए। जैसे हमारे देश पर अनेकानेक लोगों ने आक्रमण किया, वैसे आक्रमणकर्ताओं ने कई सुविधाओं का भी निर्माण किया, और वो सुविधाएं हमारे साथ जुड़ती चली गई, और आज भी हम उन सुविधाओं को उपभोग में ले रहे, चाहे वह हमारी रेल ही क्यों न हो, चाहे वह हमारे जहाज ही क्यों न हो। फिर वह हवाई जहाज भी हो सकते हैं और जलयान भी हो सकते हैं। जलयान से तात्पर्य आपका जहाज होगा जो जल में यान करता है। हवाई यान से तात्पर्य चूंकि वो एरोप्लेन से होगा। यह है यातायात के साधन दोस्तों। माने हम, हमारी जो साधन है, हमारा जो व्यापार है, वो हमारा व्यापार केवल अपने देश में संबंधित नहीं रख सकते, बल्कि हम मोटर से, अपने कार से, ऑटो से, बैलगाड़ी से, साथ में हम रेल से, और रेल से भी न हुए तो हम अपने एरोप्लेन से, एरोप्लेन से भी न हुए तो हम जहाज के मार्ग से भी हम अपने यातायात के साधनों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे व्यापार का, वाणिज्य का एकमात्र उपादान है। अब हमने चलो मार्केटिंग कर लिया, खरीद भी लिया, बेच भी दिया, अब हमारे पास तो पैसे आ गए। अब उन पैसों को हमें कहाँ पर रखना है? संभाल कर तो संजो कर नहीं रख सकते ना उन सब इतने सारे पैसों को। तो पैसों को रखने के लिए हम कहाँ पर चले जाएंगे? कॉलेज में, स्कूल में, कहाँ जाएंगे? बैंक में। यस, बैंक में जाएंगे बेटा। तो इस बैंक भी एक साधन बन गया हमारा। अब जब बैंक का भी साधन बन गया तो बैंक में भी ढेर सारे उपादान होते हैं। क्या क्या कैसे डिपॉजिट करना पड़ता है ये भी आप लोगों को बाद में पढ़ाएंगे हम। अब एक पॉइंट यहाँ का छूट गया है। अब जब हमारे पास सिक्योर नहीं रह पाते हैं, कोई भी व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार की फैक्ट्रीज ही क्यों न हो, तो हमें उसका सिक्योर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? कल बताया था वो शब्द, क्या निकालते हैं हम उसका? इंश्योरेंस। यस, इंश्योरेंस। उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे बेटा?
बीमा। बीमा कहेंगे, है ना, बीमा कहेंगे। कौन कौन सी बीमा की बात हमने कल की तासिका में की थी, याद करोगे कोई आप में से? कहाँ तक कल हमने ढेर सारे बीमा के प्रकारों से आप लोगों से वाकिफ करवाया था। सिलेबस को पढ़ाए आप लोगों को फिर से एक बार, कौन कौन से बीमा थे? जीवन बीमा। हाँ, और तो जरा बीमा के प्रकार बताया तो फटाफट। अच्छा, किसने किसे कहा अभी ये वाक्य किसने किसे कहा, फटाफट बता दें। कौन है आप में से? कल ही बताया ना आपको, कल बताया था बीमा के प्रकार। जीवन बीमा क्या है, अग्नि बीमा क्या है, फायर इंश्योरेंस कैसे होता है, सामुद्री बीमा बताया, दुर्घटना बीमा बताया। तो दोस्तों ये जो है ये बीमा के रूप में आते हैं, माने सिक्योरेशन होता है हमारे पास। और सरकारी और अर्ध सरकारी, सरकारी से तात्पर्य होता है गवर्नमेंटल, है ना, माने डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, सरकारी में। और अर्ध सरकारी से तात्पर्य कि उसी के बीच में जो अर्ध सरकारी तंत्र प्रणाली होती है, गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यदि हम लोग लेते हैं तो कई ऐसे आज भी है अवेलेबल, ऐसा कई एटमॉस्फेयर हमारे बीच में आ जाता है कि चूंकि हम उसे गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से लेते हैं लेकिन वो अर्ध सरकारी तौर पर माने जाते हैं, है ना। माने भले ही उनके साथ कोई जागती कर दी जाए लेकिन उनकी आवाज नहीं उठा पाते हैं, पर लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि सरकारी और अर्ध सरकारी ये जो तंत्र प्रणाली है, यह भी तंत्र प्रणाली इस वाणिज्य के साथ जुड़ जाती है। और हमारा अगला है, लास्ट वाला है विज्ञापन, जो कि वह साधनों के बीच में आता है। तो ये जो विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन का तात्पर्य होता है, अंग्रेजी में इस विज्ञापन को क्या कहेंगे अश्विनी? एडवर्टाइजमेंट। यस, एडवर्टाइजमेंट। अब हमें किस चीज की एडवर्टाइजमेंट करनी है बताइए, कैसे एडवर्टाइजमेंट करोगे आप? टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। हाँ, लेकिन किसकी एडवर्टाइज करोगे, किसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे आप बताओ? सारी चीजों की एडवर्टाइज होती है मैम। हाँ, सभी चीजों का विज्ञापन होगा, सभी चीजों की एडवर्टाइजमेंट होगी। जो चीज मेरे पास है, मानते हुए चलेगा कि हम बहुत सुंदर साड़ियां बनाते हैं, है ना, महेश्वर देखा होगा आप लोगों ने, तो महेश्वर में हाँ। हाँ, तो महेश्वरी साड़ियाँ जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो घर पर बना लेते हैं, तो वहां से उस साड़ियों की फोटोज निकाले, उसका विज्ञापन तैयार कर लिया, आ गया वो वाणिज्य में आपके, आ गया वो साधनों में आपके। तो ये जो सारी चीजें हैं, यह आपको वाणिज्य के भेदों में देखनी है, व्यापार और साधन के बीच में। तो यातायात को देखा, बैंक को देखा, सरकारी और अर्ध सरकारी तंत्र प्रणाली को भी हमने देखा कि किस प्रकार से सरकारी और अर्ध सरकारी तंत्र प्रणाली होती है, कौन कौन से ऐसे उपादान होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में आते हैं। कई कई गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होती है दोस्तों जो कि वह आम जनता तक पहुंचने ही नहीं देते। गवर्नमेंट की कई ऐसी सुविधाएं होती हैं जो सब लोगों के लिए, सर्व सामान्य जनता के लिए बनाई जाती है, वह केवल एक या दो लोगों के पास चली जाती है और अन्य लोगों के पास वो नहीं आ सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो व्यापार है और जो हमारा व्यवसाय है उस पर। अब देखिएगा कि व्यापार और व्यवसाय इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम देखेंगे फिर से एक बार कि यह जो आयात और निर्यात व्यापार होता है, जब एक देश जब दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदता है ना, जब वो आयात व्यापार होता है। और जब एक देश दूसरे देश की वस्तुओं को बेच देता है तो उसे निर्यात की संज्ञा से संलग्नित किया जाता है। आपको यहाँ पर ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा कि एक देश जब दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदता है तो उसे कहा जाता है
निर्यात, आयात या निर्यात। हाँ, आयात या इनमें से नहीं या उपयुक्त सभी, ऐसे पर्याय हो सकते हैं। तो सवाल आपको इस पर पूछे जा सकते हैं, उन डेफिनेशंस पर आप लोगों को सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देकर पढ़ना होगा, उसे आत्मसात करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम लोग अब आगे बढ़े। जी मैम। हाँ, अब देखिए, ये जो व्यापार हमने देखे, थोक रूप में देखे, फुटकल रूप में देखे, उसकी आयात या निर्यात रूप में देखे, तो ये क्या है ना? तो उसे हम समझाने का अभी आपको प्रयास करते हैं कि जैसे व्यापार के साधनों में परिवहन साधन है। वस्तु या माल को जब अपन प्राप्त करते हैं तो उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की ये जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर एवं सुचारू बनाने के लिए कई साधनों की हमें सहायता लेनी पड़ती है। अब जब उस साधनों की सहायता हम लोग लेते हैं तो उन्हें ही व्यापार साधन कहा जाते हैं। जैसे प्रमुख साधनों में से एक यदि अपन लेते हैं तो वह है परिवहन साधन, है ना? तो परिवहन साधन क्या है? तो उत्पादित स्थान से, माने किसान ने अपने खेत में जो तैयार किया हुआ उत्पादित स्थान है वहां से लेकर उत्पादित स्थान से उपभोक्ता तक वस्तु या माल पहुंचाने के लिए सड़क का, लौह मार्ग का, जल मार्ग का, हवाई मार्ग का, है ना, इन विभिन्न परिवहन साधनों की हमें सहायता लेनी पड़ती है। किन किन? आपको सवाल पूछा जा सकता है कि व्यापार में अनेकानेक प्रकार के परिवहनों की सहायता लेनी पड़ती है, या सड़क मार्ग, लौह मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग किन साधनों के बीच में आते हैं? किन साधनों के बीच में आते हैं? परिवहन, बीमा, सरकारी, किन साधनों में आते हैं? तो आप परिवहन। व्यापार। हाँ, यस, परिवहन साधन के रूप में पूछे जाते हैं। सवाल आपको कैसे पूछे जाएंगे इस पर आप लोग जरा गौर करके सुनिएगा। सड़क मार्ग, लौह मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, यह सब परिवहन साधनों में आते हैं। परिवहन साधनों की सहायता लेनी पड़ती है। अंतर्देशीय व्यापार में सड़क मार्ग तथा लौह मार्ग के परिवहन साधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अपन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापारों को मतलब अपने अपने देश में भी बात करते हैं तो सड़क से भी जा सकते हैं। यदि हमें भुसावल से पैजपुर जाना है, या भुसावल से जलगांव जाना है, या जलगांव से हमें नासिक जाना है, तो हम सड़क का मार्ग अपनाएंगे, लौह के मार्ग को अपनाएंगे, है ना? इन परिवहन मार्ग को पर अपनाओगे, ठीक है। लेकिन यदि हमें मानते हुए चलेगा कि हमें जाना है यहाँ से जलगांव से हम लोग जा रहे हैं लंदन, तो हमें किस चीज का अपनाना पड़ेगा लंदन जाने के लिए, या हवाई जहाज। हाँ अमेरिका जाने के लिए? तो यहाँ हम लोग जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में हमें जल मार्ग का या हवाई मार्ग का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल आपको कैसे पूछे जाएंगे? ये अंतरदेशीय व्यापार के साधन होते हैं। अंतरदेशीय व्यापार के परिवहन के साधन होते हैं। फिर निम्नानुसार सड़क मार्ग हो सकता है, जल मार्ग हो सकता है, या हवाई मार्ग हो सकता है, या इनमें से नहीं। ये 4 पर्याय, तो कौन सा पर्याय सही होगा अंतरदेशीय व्यापार का? हवाई जहाज। अरे बाबा, आप मैम, नहीं समझ। लो मार्ग और सड़क मार्ग, सड़क मार्ग। वेरी गुड बेटा। और जब अंतरराष्ट्रीय की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय रूप में हम लोग जल मार्ग को अपनाएंगे, ओके, या हवाई मार्ग को हम लोग अपनाओगे।
तो यह परिवहन जो साधन है, ये सबको आप लोगों को संजो कर रखना है। ध्यान देकर सुनिएगा, उसे आत्मसात कीजिएगा, क्योंकि यही छोटे छोटे जो सवाल है यह आपकी मानसिकता को विचलित कर देंगे, आप लोगों को कंफ्यूज करवा देंगे कि इसका यह है या इसका ये। अभी अभी हम आपको समझा ही रहे हैं, तभी भी आप लोगों के बीच में यह कंफ्यूजन हो रही है कि आपने अंतरदेशीयों को अंतरराष्ट्रीय में डाल दिया और अंतरराष्ट्रीय को अंतरदेशीय में डाल दिया। तो यह कंफ्यूजन आप लोगों की उस समय में भी हो सकती है, इसलिए आप लोगों को रेगुलरली लेक्चर्स करना अत्यंत आवश्यक नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखते हैं परिवहन संस्था। तो परिवहन व्यवस्था हमारी जितनी अधिक उन्नत होती है, व्यावसायिक विकास हमारा उसी मात्रा में उन्नत होता हुआ दिखाई देता है। मतलब कि यदि हमारे देश की परिवहन व्यवस्था व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से किफायतशील होगी, सर्वव्याप्त होगी, अत्याधुनिक तकनीक से परिपूर्ण होगी, तो हमारे परिवहन व्यवस्था के कारण या परिवहन साधनों के कारण हमारे देश की उन्नति होगी। और जब हमारे व्यापार की उन्नति होगी, साधनों की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी, तो धीरे धीरे हमारा जो देश है वो विकसित होगा, उसके पास ढेर सारे पैसे होंगे। माने देखिएगा कि व्यापार के साधनों में परिवहन साधन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? आप लोगों को समझ में तो आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, समझ आ रहा है। क्लियर तो बस मैम थोड़ा सिंपल हिंदी भी यूज कीजिएगा बीच बीच में। वो जो बड़े बड़े शब्द हैं हिंदी के, वो तुरंत समझ में नहीं आते। जैसे जैसे वो आपने कुछ बोला था अभी, विचलित, उस यार में कंफ्यूजन, तो समझ में आया कि अच्छा आप कंफ्यूजन बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके बेटा, समझ गए। ठीक है, आपकी सूचना का आदर करेंगे निश्चित ही तौर पर, जैसे आपको समझ में आए अत्यंत सरल हिंदी को अपनाएंगे बिटिया। तो पहला हम लोग देख चुके हैं, आज की तासिका में हमने देखा वाणिज्य व्यापार से तात्पर्य है व्यावसायिक भाषा, व्यापारिक भाषा और वाणिज्य भाषा। ठीक है, तो व्यावसायिक से तात्पर्य, व्यापारिक से तात्पर्य और वाणिज्य से तात्पर्य, यह आप लोग समझ गए होंगे। वाणिज्य को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक व्यापार है और साधन है। व्यापार को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया होती है, तो व्यापार को ही दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक है अंतर्देशीय और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय। साधनों के अनेकानेक प्रकार के प्रकार है। पहला है यातायात, बैंक, बीमा, सरकारी, अर्ध सरकारी तंत्र प्रणाली और विज्ञापन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये स्लाइड समझ में आई? किसी को कोई समस्या, किसी को कोई प्रश्न? नहीं मैम। आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है? यस मैम। ओके, हाँ, तो व्यापार के जो साधन है, वह व्यापार के साधनों में ये पहला अपना पॉइंट है परिवहन साधन। परिवहन साधनों में भी हमने आपको बताया कि 2 या 3 प्रश्न इस पर भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे कि आप लोग रनिंग नोट्स बना रही होगी या नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों का कैसा होता है फंडा, आई डोंट नो, बट यू नो दैट आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग उसके नोट्स भी बनाते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना है बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं। अब देखिए, बैंक या जो हमारी वित्तीय संस्थाएं होती है, वह तो हमारे व्यापार में पूंजी की रीढ़ का कार्य करती है। माने रीढ़ का कार्य होता है, जैसे हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो शरीर है, वह रीढ़ की हड्डी पर ही पूरा कायम रहता है। सिर तन कर यदि बैठना है तो हमारी जो बैंक या वित्तीय संस्था होती है, यह व्यापार में या विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान निभाती है, क्योंकि व्यापार में क्रय और विक्रय होती है।
और वह क्रय विक्रय की प्रक्रिया माने लेन देन की प्रक्रिया मुद्रा के माध्यम से होती है ना, चालान के माध्यम से, पैसों के माध्यम से होती है। तो ये जो मुद्रा होती है यह देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तथा एक देश से दूसरे देश तक क्रय विक्रय की मूल्य अदायगी बैंकों के द्वारा ही की जाती है। देखिएगा, यदि हम लोगों को दूसरे देश से पैसे लेना है तो वहां का चलन, वहां की मुद्रा, वहां के डॉलर हमारे देश में नहीं चल सकते, नहीं चल पाएंगे ना। तो वो क्या करेंगे, बैंक के माध्यम से, बैंक के जरिए वहां से पैसे ट्रांसफर करवा देंगे, डॉलर ट्रांसफर करवा देंगे, तो यहाँ आकर वो रुपयों में परिवर्तित हो जाएंगे। माने कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक या एक देश से लेकर दूसरे देश तक क्रय विक्रय की जो मूल्य कार्य होता है वह देने का कार्य हमारा बैंक करता है। इसलिए बैंक को देश विदेश में भुगतान के अनेक साधन व्यापारियों को उपलब्ध करा देते हैं और व्यापार में पूंजी रीढ़ का कार्य करते हैं। विभिन्न व्यापारों के लिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं ऋण के रूप में पूंजी देते हैं और इस प्रकार बैंक व्यापारियों के लिए आर्थिक साधन भी जुटाते हैं और उनकी साख बढ़ाने में भी सहयोग देते हैं। माने बैंक का कार्य केवल अपने ही देश में या अपने ही साथ रहने के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि बैंक एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, एक देश से लेकर दूसरे देश तक वित्तीय संस्थाओं का भी वही कार्य होता है और बैंक का भी वही कार्य होता है। माने जैसे परिवहन साधन महत्वपूर्ण होते हैं, जितना माल उत्पादित कर दूसरे लोगों तक पहुंचाना जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही अपना बेचा हुआ माल उसकी हिफाजत से उसके पैसे देना और पैसों को लेना, यह एक महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है, तो वित्तीय संस्थाएं करती है और बैंक भी करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आप सभी को? जी मैम। आगे बढ़ना है बीमा साधन। अब देखिए बीमा साधन क्या है, सरकारी और अर्ध सरकारी तंत्र प्रणाली के साधन क्या है, जन